Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, 8th standard, 2nd semester and chapter number 6. 6th chapter already explained and half exercise is also completed. एंड आई थिंक आपने CW में भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, है ना। चैप्टर नंबर 6 तूफानों की ओर। तूफानों की ओर के ऑथर कौन है? शिवमंगल सिंह जी सुमन है ना। इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है कि हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है ना। हम जीवन कैसा जीते हैं? संघर्षमय जीवन जीते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष तो रहता ही है। किसी को किसी तरह का संघर्ष करना पड़ता है और किसी को अलग तरह के, सबके संघर्ष अलग अलग होते हैं। ओके, किसी को पैसों से तकलीफ़ होती है, किसी को शरीर से तकलीफ़ होती है, किसी को किसी चीज़ का दुख होता है ना। सबको सभी चीज़ें संसार में नहीं मिल जाती है। भगवान सबको कुछ न कुछ कमी रख ही देता है और सबको ही भगवान कुछ न कुछ एक अच्छी चीज़ देता ही है। ओके, तो हमारा जीवन कैसा है? संघर्षमय है। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इंसान का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है ना। मुसीबत आती ही रहती है, एक मुसीबत ख़त्म होती है और दूसरी मुसीबत रेडी ही रहती है ना। इसी तरह जीवन चलता है और इसी का नाम ज़िंदगी है। और हर एक इंसान को अपना जीवन सारे संघर्षों के साथ जीना चाहिए, सारी मुसीबतों का, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए ही अपना जीवन संघर्ष से जीना चाहिए। और वही व्यक्ति दुनिया में समझदार कहलाता है और वही व्यक्ति सक्सेस भी होता है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, हमें उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं शिवमंगल सुमन जी कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है, कठिनाइयाँ आती है, प्रॉब्लम आती है, दुख आते हैं, तो हमको उनको सहन करना चाहिए, है ना। और हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें उनको देखकर घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उसका सामना करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ में क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ के साथ में उसका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है ना। इंसान ने क्या मतलब शिवमंगल सिंह जी सुमन है, उन्होंने क्या बताया है? ये संसार क्या है? सागर है एक, है ना। और हमारा जीवन क्या है? नाव है। तो ये मतलब संसार जो है वो सागर बताया है और उस सागर में हमारा जीवन मतलब हमारा जो जीवन बताया वो एक नाव है। तो इसी तरह से जो मतलब इंसान को नाविक बताया है कि तू मतलब सागर में बैठा है, नाव में बैठा है और नाव चला रहा है, तू नाविक है। इंसान को नाविक बताया है और तू नाव चला रहा है और तुझे किसी भी समस्याओं से, जैसे समुद्र में जिस तरह से लहरें आती है, तो नाविक को घबराना नहीं चाहिए। उसी तरह इंसान को संसार में जो भी मुसीबतें आती है उसको हारना नहीं चाहिए और उस नाव को अच्छे से चलाना चाहिए, अच्छे से संभालना चाहिए। और जो उस समुद्र में तूफ़ान आते हैं, मतलब जो हमारे जीवन में संकट आते हैं, समस्याएं आती है, परेशानी आती है ना। उसी तरह से सागर में जो लहरें आती है तो नाविक को अपनी नाव संभालनी पड़ती है, अपनी जान बचानी पड़ती है। उसी तरह ये जीवन है, ये संसार में इंसान के सामने मुसीबत आती है, समस्याएं आती है, तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए और उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने हमको यही सीख दी है और यही सिखाया है। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार मैं रीडिंग करके बता रही हूँ आपको। ये तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ओके, उसके बाद मैंने हार्ड वर्ड्स आपको मना ही किए थे इसमें कि हार्ड वर्ड्स तो है ही नहीं, ज़्यादा तो हार्ड वर्ड्स नहीं लिखने हैं। देन आपको मैंने बोला था कि शब्दार्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, है ना। शब्दार्थ लिखना है आपको CW में अभ्यास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शुद्ध उच्चारण, है ना, गुड प्रोनाउंसिएशन। आपको अच्छे से रीडिंग करना है ये वाले शब्द। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी एंड स्पंदन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। तो आपको ये रीडिंग प्रॉपरली करनी है और इसको सिंगिंग की तरह सॉन्ग की तरह सिंग करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। दिस वन, है ना। ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, ये आपको CW में लिखना है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया था। ओके, ये आपको मैंने ओरली एक्सप्लेन किया था, ये आपको CW में नहीं लिखना है ना। ये आपको मैंने कविता आपको रीड करके बता दी थी। देन हमने ये MCQs कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे हुए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग भी मैंने ओरली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। ये प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं हमको, इसकी पोयम के अकॉर्डिंग लिखने हैं। वो जो नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर हमको इसमें से मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किताबों में क्या क्या है। आंसर है, किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमें किताबें क्यों पढ़ना चाहिए। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। आंसर है, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। ओके, ये राइट आंसर कंप्लीट हो गया। और ये ऐसे ये क्वेश्चन जो दिया है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, तो हमें किताबें इसीलिए पढ़नी चाहिए, इससे हमारा ज्ञानवर्धक बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। हमें कॉन्फिडेंस आता है। और किताबों में सब तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, उससे हमको सब तरह का ज्ञान मिलता है ना। अध्यात्म से संबंधित हम किताबें पढ़ेंगे तो हमें अध्यात्म का ज्ञान होगा, हमारे नॉलेज से, हमारी स्टडी से रिलेटेड, है ना। भूगोल और इतिहास, नागरिक शास्त्र जैसे इससे साइंस, है ना, इस तरह की किताबों से हमें सब चीज़ों का ज्ञान मिलता है। और जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान की किताबें पढ़ते हैं, तो हमें हमारे ग्रंथ और शास्त्रों का ज्ञान पता चलता है, भगवान के बारे में पता चलता है ना। तो किताबों से हमको ज्ञान ही मिलता है। तो हमें रीडिंग की हैबिट तो होनी ही चाहिए। हमें रीडिंग की हैबिट होगी तो ही हमारा जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और हमें सब तरह का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा हमसे, ताकि कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछे, कोई टॉपिक पे हम डिस्कस भी उसके साथ में कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो आंसर है, सॉरी मैंने आपको ये 3rd नंबर का आंसर एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, इसका आंसर है, किताबों में हमें तरह तरह की जानकारियाँ मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। इसका आंसर मैं रिपीट कर रही हूँ, वो अभी मैंने बाय मिस्टेक आपको 2nd का आंसर रिपीट कर दिया था, वो 3rd का आंसर था। ओके, इसका 3rd नंबर का आंसर है, किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। तो आंसर है, उचित शीर्षक किताबें। ओके, चलिए नाउ
क्वेश्चन नंबर 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। ये शब्द दे रखे, कौन कौन से शब्द दे रखे? सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, फिर बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा और बाघ, है ना। ये शब्द दिए हैं, इनसे आपको क्या बनाना है? कहानी बनानी है। तो ये तो मैं आपको ओरल एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको लिखना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए, है ना। ये भी मैं आपको अभी ओरल एक्सप्लेन कर दूँगी, ये भी आपको लिखना नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विशेषण है फर्स्ट नंबर है, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। ये वाला, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। तो ईमानदारी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो हमको विशेषण से इसका एक क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। अब विशेषण इसमें कौन कौन से हो गए जो अंडरलाइन किए हुए? इसमें ईमानदारी, इसमें अमीरी, इसमें ऊंचाई, इसमें वीरता और इसमें बुराई। ये सब अंडरलाइन किए हुए वर्ड है। ये क्या है? विशेषण है। इन विशेषणों से हमें वाक्य बनाने हैं। विशेषण मतलब रेखांकित शब्दों के विशेषण बताने हैं और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। फर्स्ट है ईमानदारी। तो ईमानदारी से वाक्य बने। ईमानदारी का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदारी का विशेषण होगा ईमानदार और उसका वाक्य बनेगा उनकी यह ईमानदार व्यक्ति है। फिर सेकंड, अमीरी का अमीर। अमीरी का अमीर और वाक्य बनेगा इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर है ऊंचाई का ऊंचा। ऊंचाई का विशेषण होगा ऊंचा और वाक्य बनेगा योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर वीरता। लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। तो वीरता का विशेषण होगा वीर और वाक्य बनेगा शिवाजी वीर पुरुष थे। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, दूसरों की बुराई करना पाप है। तो बुराई क्या है? शब्द है। बुराई शब्द का हमको विशेषण बनाना है। बुराई शब्द का विशेषण होगा बुरा और वाक्य बनेगा हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कहावतों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कहावतों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट नंबर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो हमको इसका वाक्य बनाएंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फर्स्ट नंबर, इसमें आप लिखेंगे वाक्य गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस तरह से आप वाक्य लिखेंगे। ओके। सेकंड नंबर है न रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। वाक्य बनाएंगे टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। नाउ थर्ड नंबर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका वाक्य होगा, ये कहावतें है ना, कहावतों का अर्थ होता है। तो ये जो कहावतें हैं तो ये पूरा सेंटेंस हम नहीं बोल के ये कहावतें भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सामने वाले की गलती है और वो ये हमको ऊपर से डांट रहा है तो हम उसको बोल सकेंगे वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब गलती तुम्हारी और तुम मुझे ही डांट रहे हो। फिर सेकंड नंबर की न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो अगर किसी काम से किसी को मना करते हैं और वो वही काम करता है तो हम बोलते हैं कि चलो हम ऐसे ही कर देंगे। तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम तुमको टीवी देखने के लिए मना कर रहे हैं तो तुम मान ही नहीं रहे हो तो हम टीवी निकाल देंगे। तो टीवी निकाल देंगे तो जब बांस रहेगा ही नहीं तो बांसुरी बजेगी नहीं। जब टीवी रहेगा ही नहीं तो टीवी चलाएंगे कैसे। उसी तरह थर्ड नंबर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका वाक्य होगा रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब उसकी नौकरी नई नई लगी
थोड़े दिन लगी, वो थोड़े दिन गया और फिर उसके बाद उसकी नौकरी छूट गई। तो क्या बोला उसने कि 4 दिन की चांदनी, मतलब 4 दिन ही अच्छे गए, बाकी तो वापस वही अंधेरी रात हो गई, वैसे ही दिन निकलने लग गए। नाउ नेक्स्ट 4th नंबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सॉरी, इसका वाक्य होगा राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब क्यों पछता रहे हो, अब तो एग्ज़ाम हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, तो अब क्यों पछता रहे हो। अब पछताए होत क्या, पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब एग्ज़ाम का टाइम तो गया, तुमने उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, अब कवि कौन सा कवि है ना, और चैप्टर कौन सा है तो पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ये इस चैप्टर का है तो हमको ही पता चल रहा है, पर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन कि कवि सुमन ने तूफानों की और काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है। मैं आपको इसकी पिक सेंड करूँगी ना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी लिखना है, ये वाला मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखना है, और इसके और में दूसरा क्वेश्चन भी लिखना है। मतलब ये 1 नंबर क्वेश्चन में ये भी और सेकंड में, इन दोनों के आंसर आपको एक ही लिखने हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, इन दोनों में आपको आंसर एक ही लिखना है। ओके, जो मैंने अभी आपको बोल के बताया। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें फर्स्ट नंबर तो दे ही रखा है टेक्स्ट बुक में, और इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कवि सुमन ने तूफानों की और काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है। तो आंसर है, कवि शिवमंगल से सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता, जब तक उसमें साहस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ज्वार कहाँ कहाँ उठता है, या सॉरी ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो आंसर है, एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन 2 स्थानों पर ज्वार उठा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। आंसर है, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। अपनी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। आंसर है, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है।
इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? आंसर है, समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी नहीं थकता है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। ओके, चलिए कंप्लीट दिस आंसर एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसकी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। ओके, तूफानी की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है, इसका आंसर है, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। चलिए कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस also completed. Now complete in CW all exercises. Okay, thank you.